नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम धामी की मुलाकात, चारधाम यात्रा और जोशीमठ समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्र से हर संभव मदद का मिला आश्वासन। चारधाम यात्रा के बीच अव्यवस्थाओं से यात्री परेशान, बिगड़ते हालात पर विपक्ष का सवाल, आखिर कहां गायब हैं मंत्री सतपाल महाराज। नैनीताल हाईकोर्ट में हुई विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सुनवाई, सरकार से मांगा 4 हफ्तों में जवाब, 228 कर्मचारियों को किया गया था बर्खास्त। उत्तराखंड में आगामी चुनावों की तैयारी के बीच निकाय चुनाव पर छिड़ी जंग, ओबीसी सर्वेक्षण में धीमी रफ्तार पर सवाल, कांग्रेस का आरोप चुनाव टालने की हो रही साजिश। और उत्तराखंड में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान तक हो रही बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, येलो अलर्ट जारी। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त की इस मुलाकात में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि चारों धामों में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा सीएम धामी ने जोशीमठ में किए जा रहे राहत कार्यों से भी रूबरू कराया। मुख्यमंत्री धामी ने इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी को अक्टूबर-नवंबर में राज्य में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। साथ ही राज्य के विकास के लिए केंद्र से मिल रहे यहां पर सहयोग को लेकर भी आभार व्यक्त किया। चारधाम यात्रा में आ रही यात्रियों की बड़ी संख्या पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने खुशी जताई है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि इस साल की चारधाम यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि इस साल 60 से 70 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ सकते हैं। राज्यपाल ने प्रशासन इकाइयों से अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने को कहा ताकि श्रद्धालु देवभूमि से अच्छा अनुभव लेकर जाए। मेरा तो संदेश यही है कि ये हमारा सौभाग्य है हर उत्तराखंडी का कि हर वर्ष हम चारधाम की यात्रा करते हैं। पिछले साल 46 लाख आए थे, कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ 88 लाख आए थे। ये सौभाग्य है हर एक उत्तराखंडी का। ये एक ऐसा अवसर है कि जितने भी तीर्थ के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था के लिए आते हैं, हम उनका पूर्ण रूप से, दिल से, आत्मा से स्वागत करें। इन दिनों चारधाम यात्रा जोरों पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ अव्यवस्थाओं की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज गायब हैं। विपक्ष उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि इतने बड़े महत्व की यात्रा जारी है और कहां है मंत्री जी? कहां गायब है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री? आखिर कहां है मंत्री सतपाल महाराज? यात्रा में बढ़ती अव्यवस्थाओं पर क्यों मौन है महाराज? विपक्ष उठा रहा सवाल, आखिर कहां गए महाराज? मंत्री सतपाल महाराज जी, आप मौन क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? क्या आपका जनता से कोई सरोकार नहीं या फिर चारधाम यात्रा से कोई लगाव नहीं? ये सवाल हम नहीं बल्कि विपक्ष पूछ रहा है। दरअसल उत्तराखंड के लिए बेहद अहम चारधाम यात्रा जारी है और इस यात्रा में अव्यवस्थाओं की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। जिस केदारनाथ में दर्शन के लिए श्रद्धालु 6 महीने का इंतजार करते हैं, उस धाम में व्यवस्थाएं ऐसी कि श्रद्धालु बिना दर्शन किए लौट जा रहे हैं। ऐसे में लाजमी है कि न सिर्फ व्यवस्थाएं देख रही एजेंसियों पर सवाल उठेंगे, बल्कि पर्यटन विभाग के सर्वे सर्वा विभागीय मंत्री सतपाल महाराज भी सवालों के घेरे में रहेंगे। केदारनाथ में 80 रुपए में बिकती पानी की बोतलें हों या फिर बिना दर्शन किए लौट जाने वाले यात्रियों के वीडियोस हों, मंत्री सतपाल महाराज की चुप्पी हैरान करने वाली है। शायद मंत्री जी ये भूल गए कि अन्य राज्यों से यात्री देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और यहाँ से संदेश लेकर जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं यात्रियों को व्यवस्थाओं के नाम पर अव्यवस्थाओं से दो चार होना पड़े तो समझा जा सकता है कि यात्री अपने साथ क्या संदेश लेकर लौट रहे हैं। 10 दिनों के भीतर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धामों के दर्शन किए हैं, लेकिन इतने दिनों में मंत्री जी का कोई अता पता नहीं है।
सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल ही उदासीन है और इसका उदाहरण यह है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटका के चुनाव में व्यस्त है। उसको अपने प्रदेश की चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ का पर्यटन मंत्री भी गायब है, जो पिछले वर्ष भी गायब थे, जिनको यहाँ होना चाहिए था, यात्रियों की सुविधा देखनी चाहिए थे। यात्री परेशान हैं और कई यात्री बिना दर्शनों के वापस लौट रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज पूरी यात्रा से गायब हैं। यानी कि ना वो मौका मुआयना करते हुए देखे जा सकते हैं, ना व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए देखे जा सकते हैं। पहले वो दुबई यात्रा में थे और कल उनके ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट डली है जिसमें वो छत्तीसगढ़ में किसी धार्मिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे हैं। यानी कि चारधाम यात्रा के साथ अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते या अपने विभाग के साथ आप न्याय नहीं कर सकते तो आप लोग अपने पदों से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। इस बात में विपक्ष की सच्चाई भी नजर आ रही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी प्रदेश के पर्यटन मंत्री चारधाम यात्रा शुरू होते ही गायब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा को लेकर मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज होती है और फिलहाल जो जिम्मेदारी पर्यटन मंत्री होने के नाते महाराज पर है, वो इन दिनों इसे निभाते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी दबी जुबान में ही सही पर्यटन मंत्री का बचाव करते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक धर्मस्व मंत्री और पर्यटन मंत्री जी का प्रश्न है, वो अपने विभाग के कार्यों से बैठकें कर रहे हैं और जहाँ भी गए हैं सरकार का प्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। यात्रा को देखना, यात्राओं का सही रूप से संचालन हो, उसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के अधिकारी, जिलाधिकारी, पर्यटन और धर्मस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और सारी यात्रा सुसंपन्न हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो चारधाम यात्रा की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री अपने स्तर से ही संभाले हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा 3 IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा के मद्देनजर नियुक्त किया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिनके कंधों पर पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रा के लिए पहुंच रहे यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी है, वही फिलहाल गायब दिख रहे हैं। ऐसे में सूबे की जनता पूछेगी जरूर, कहां गए मंत्री जी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर दान के लिए पेटीएम का QR कोड लगाने के मामले पर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इसलिए भी क्योंकि मंदिर की व्यवस्था देख रही समिति को इस QR कोड के बारे में जानकारी तक नहीं थी। तो फिर आखिर ये फर्जीवाड़ा किया किसने और अब तक कौन अपनी जेब भरता रहा, रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में दान के लिए किसने लगाया पेटीएम QR कोड? बाबा केदार के नाम पर कौन भरता रहा अपनी जेब? मंदिर के मुख्य द्वार पर ये किसकी हरकत? चारधाम यात्रा के बीच एक ऐसा मुद्दा उठा जिस पर खूब हंगामा हो रहा है। दरअसल केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक QR कोड लगाया गया। पेटीएम का ये QR कोड केदारनाथ मंदिर के लिए दान लेने के लिए लगाया गया। केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो देखते ही देखते ये QR कोड चर्चाओं में आ गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठे। QR कोड लगाकर दान मांगने की व्यवस्था पर लोग मंदिर समिति पर सवाल उठाने लगे। चलिए यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये हुई कि इस QR कोड को लगाने की जिम्मेदारी मंदिर समिति ने भी नहीं ली। यानी कि जब इसे लेकर सवाल उठे तो मंदिर समिति ने बयान जारी कर बताया कि ये कोड मंदिर समिति ने लगाया ही नहीं। यही नहीं, मंदिर समिति ने तो बकायदा इस QR कोड लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को अपनी कंप्लेन भी सौंपी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात DM तक पहुंची। DM ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया। QR कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। लेकिन इन सबके बीच सवाल उठता है कि आखिर ये पेटीएम कोड लगाया तो किसने? वैसे इस पूरे मामले में एक दिलचस्प पहलू और है।
दरअसल केदारनाथ मंदिर के वीआईपी द्वार के पास क्यूआर कोड लगाए जाने के बारे में पेटीएम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यात्रा की शुरुआत में ही बता दिया था। यही नहीं, जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये पेमेंट बद्री केदार मंदिर समिति को जा रही है। अब ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, क्या क्यूआर कोड मंदिर समिति ने लगवाया? सवाल नंबर 2, अगर लगवाया तो हंगामा होने के बाद लगाए जाने से इनकार क्यों किया जा रहा है? सवाल नंबर 3, और अगर नहीं लगवाया तो फिर किसने लगवाया? सवाल नंबर 4, पेमेंट स्टेटमेंट में बद्री केदार मंदिर समिति का नाम क्यों प्रयोग किया गया? वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है। एक बड़ा सा पेटीएम स्कैनर लगाया गया है जिसमें कि श्रद्धालुओं से डिजिटली दान दक्षिणा देने के लिए निवेदन किया जा रहा है। अब मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी का कहना है कि हमें नहीं पता ये पेटीएम स्कैनर यहाँ पर किसने इंस्टॉल करवाया। पिछले 5 दिनों से ये स्कैनर वहाँ लगा हुआ है। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी अपना पल्ला झाड़ रही है इस पेटीएम स्कैनर के इंस्टॉलेशन से, तो फिर कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो संस्था होगी जो जिम्मेदार या जवाबदेह होगी कि ये पेटीएम स्कैनर वहां पर डिजिटली दान दक्षिणा के लिए किसने लगाया है। क्या कोई है जो संज्ञान लेगा इस प्रदेश के अंदर? अगर ये फर्जीवाड़ा है तो इसने बीकेटीसी मैनेजमेंट की भूमिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी कड़ी निगरानी होने के बाद कैसे किसी ने दान के नाम पर दुकान खोल ली और जिम्मेदारों को पता तक नहीं चला। अब हंगामे के बाद फिलहाल इस मसले पर जांच की जा रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से नोटिस मांगा गया है। याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने बताया कि विधानसभा बैकडोर भर्ती में हुए भ्रष्टाचार अनियमितता पर सरकार और विधानसभा से जवाब मांगा गया था, जिसमें विधानसभा द्वारा जवाब दिया गया, लेकिन सरकार ने 6 महीना बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। अब हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। आज हमारी विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले पे जो जनहित याचिका चल रही है माननीय हाईकोर्ट में, इसमें आज हाईकोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है और प्रदेश सरकार ने 6 महीने से जो अभी तक जवाब नहीं दिया है उसमें 4 हफ्ते में प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। और ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद एकदम 30 जून को ये इसकी डेट लगा दी है। उम्मीद है जल्दी इसमें हमको न्याय मिल सकेगा। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीने बीत गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को। विधानसभा ने तो अपना जवाब जैसे तैसे दे दिया है, किंतु अभी तक प्रदेश सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। पौड़ी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में गढ़वाल सांसद और समिति के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत शामिल हुए। बैठक में बताया कि स्कूलों में शौचालय नहीं है, जिस पर तीरथ सिंह रावत ने नाराजगी जताते हुए स्कूलों में शौचालय बनाने के निर्देश दिए और इसके साथ ही स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत के भी निर्देश दिए गए। मैंने यह भी संज्ञान लेते हुए और सीधे निर्देशित किया है कि अगली वाली जो बैठक होगी उसमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि शौचालय बच्चे हमारे लिए पहले हैं, विद्यालय है और बच्चों के यहाँ शौचालय ये पहले ही ये कहता कि इनको प्राथमिकता लेना। लेकिन आज जो विषय आया है प्रत्येक तरफ से मैंने संज्ञान लिया है, इसको अगली जिला प्लान की बैठक में प्राथमिकता दे और सब जगह यदि कोई विद्यालय छूटा रह गया जो लाए हैं तो उसको पूरा शौचालय युक्त करे। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर रार छिड़ गई है। निकायों की ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपला सामने आया है और ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा और उससे पहले राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर भी रार छिड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड में चल रहे निकाय के ओबीसी सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर घपला सामने आया है। इससे नवंबर में संभावित निकाय चुनाव पर संकट पैदा हो गया है। एकल सदस्य आयोग के अध्यक्ष ने इस बात पर सख्त नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को एक चिट्ठी भी भेजी है, जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण की गड़बड़ी और सुस्त रफ्तार को लेकर सर्वेक्षण पूरा न होने की बात भी कही। वहीं अब इस मामले पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है।
कांग्रेस ये मांग करती है कि जब ये मुद्दा सार्वजनिक हो चुका है, मेयर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं, तो सरकार को इसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कांग्रेस का कोई नेता होता है तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और दुनिया भर की एजेंसियां भेज दी जाती हैं, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आता है तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप है। इनका दोहरा चरित्र प्रदेश की जनता जान चुकी है। अब जब राज्य के अंदर ये नगर निकाय के चुनाव होंगे, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सभी सीटों पर यहाँ पे अपना परचम ले रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में नवंबर में 9 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 50 नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं। इससे पहले इन सभी निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है, मगर अब जो घपले की बात सामने आ रही है, उन घपले के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से स्थानीय निकाय और नगर निकायों के चुनाव के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। हम लगातार जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं और संगठन के काम को कर रहे हैं। तो दिक्कत उनको है जो आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में वो नहीं जाना चाहते जो चुनाव से डरते हैं, जिनकी जमानतें जब्त होने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाएगी, क्योंकि वो चुनाव में जाना नहीं चाहती है, उनका कहीं संगठन नहीं है, वो चुनाव जीतने की कहीं स्थिति में भी नहीं है। जहाँ तक ओबीसी का विषय है, ओबीसी के विषय में सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार के अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। अभी चुनाव में समय है, समय रहते ही ओबीसी का जो आरक्षण संबंधी कार्य है वो पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड में नवंबर 2023 को नगर निकाय का चुनाव संभावित है, क्योंकि 2 दिसंबर को नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नगर निकाय 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में हुए नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 7 मेयर की सीटों में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बार भी भाजपा अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, मगर विपक्ष भी अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब देखना ये होगा कि निकाय चुनाव में बाजी कौन मारता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। पहाड़ से मैदान तक बारिश के बाद प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश और बर्फबारी के चलते चारधाम यात्रा भी बाधित हो रही है। सड़कें बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर और चंपावत जैसे जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है और इसे देखते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए तीर्थ यात्रियों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। हल्की से मध्यम में ज़्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध दुका जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है एका दुका जगहों में, पूरा कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। जहां तक गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है तो हल्की से मध्यम तक की इनमें भी मिलती रहेंगी, हालांकि भारी वर्षा के लिए संभावना नहीं है। इसके साथ ही जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र है या चारधाम लोकेशंस हैं, तो उनमें अब बर्फबारी भी आप देखेंगे कि जो केदारनाथ जो अगर वहाँ तो थोड़ी चली रही हैं, लेकिन और भी जो लोकेशंस है, गंगोत्री यमुनोत्री है या फिर हेमकुंड साहिब है या इसी तरह जो है बद्रीनाथ जी है, तो आप देखेंगे कि आज रात से या कल से जो है वहाँ पे भी जो बर्फबारी वहाँ पे भी मिलेगी और ये करीब करीब 4 तारीख तक ये चीज़ें चलने वाली है। वही बेमौसम हुई बारिश अब आफत बन गई है। चंपावत जिले में बारिश की वजह से चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मलबा आ गया है। सड़क पर मलबा आने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं और रोड की दोनों साइड गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। खबर मिलने तक सड़क को खोलने के लिए एनएच ने मशीन तैनात की। जिलाधिकारी ने भी एनएच के अधिकारियों को सावधानी के साथ सड़क खोलने के लिए कहा। बारिश से भले ही गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन आम जन की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। लोहाघाट में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश का पानी लोगों के घर, दुकान, दफ्तरों में घुस आया है और क्षेत्र में मौजूद नदी नाले भी उफान पर है। वहीं मौसम विभाग ने 4 मई तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।
हल्द्वानी शहर की सुरक्षा अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से होगी। एसएसपी पंकज भट्ट के मुताबिक शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नगर निगम से 40 लाख रुपए का बजट मिला है, जिससे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और निगरानी के लिए अलग से कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। बता दें कि ये सीसीटीवी कैमरे हाईटेक और नाइट विजन के होंगे। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। इसमें हमें जो है मेयर महोदय से 40 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। इसका अप्रूवल के लिए शासन में भी प्रस्ताव गया हुआ है। उसके बाद इसका जो है आपका जल्दी से जल्दी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस माह मुझे उम्मीद है कि सीसीटीवी लग जाएगी। हरिद्वार में एसआईटी पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दर्ज की जा चुकी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जेईई भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में कार्रवाई करते हुए अब तक 21 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही कई और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें परीक्षा में बैठे छात्र भी शामिल हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 68 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक मुकदमा पटवारी परीक्षा में दर्ज था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एसआईटी हरिद्वार टीम है उनको कुछ ऐसे संदिग्ध तथ्य प्रकाश में आए थे कि एजेई परीक्षा में भी कहीं ना कहीं गैंग द्वारा नकल कराई गई। इसको देखते हुए मुकदमा थाना कनखल पर एसआईटी द्वारा दर्ज कराया गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन में समय समय पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अब तक कुल जो है 21 अभियुक्तों को इसमें आरोपी बनाया गया। साथ ही साथ 60 इसमें छात्र हैं जिनके द्वारा एजेई परीक्षा में नकल की गई थी, उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया और चार्जशीट न्यायालय भेजी गई है। उत्तराखंड एसटीएफ ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा यहां पर आईलेट्स में होने वाली धांधली का बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग पंजाब का है, जो आईडीपी कंपनी द्वारा कराई जा रही आईलेट्स की परीक्षा में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर नकल कराते थे। अभ्यर्थियों से ये 2 से 3 लाख रुपए लेते थे। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि नकल कराने वाले गिरोह के आईलेट्स कोचिंग करने वाले सेंटर से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। एसएसपी ने बताया कि पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि बाहर कुछ कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए या फिर हायर स्टडीज़ करने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, आईलेट्स एग्ज़ाम होता है। तो इस एग्ज़ाम का एक सेंटर देहरादून में भी है और यहाँ से जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी अपीयर हो रहे हैं जो कि पैसे देकर इनमें एग्ज़ाम को पास कराने का एक गैंग है जो कि इसको ऑपरेट कर रहा है। तो इसको जांच करने पर हमने जानकारी मिली है कि एक पंजाब का एक गैंग है और इनका कुछ कोचिंग सेंटर्स से मिली भगत है। उनके माध्यम से ये कैंडिडेट से सेटिंग करते हैं, 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं पर कैंडिडेट से। वह दिनेशपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 की लिंक रोड खस्ता हाल है। आलम यह है कि बरसात के दिनों में इन रास्तों पर चलना राहगीरों के लिए दुभर हो जाता है। लोगों का आरोप है कि क्षतिग्रस्त सड़क पर हादसों को दावत यहां पर दी जा रही है और क्षेत्रवासियों की माने तो पिछले 3 सालों से लिंक रोड का यही हाल है। वही खराब सड़क को लेकर नाराज क्षेत्रवासियों ने विधायक अरविंद पांडे पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। रोड के ऊपर कोई किसी का ध्यान है ही नहीं। यहाँ आए दिन दुर्घटना घटते जा रहे हैं। थोड़ी सी बारिश में यहाँ तालाब बंद है, रोड में गड्ढा हो रहा है, लेकिन हम लोग का जो ध्यान सरकार की तरफ क्यों नहीं है। यहाँ के विधायक जी के बोलते बोलते हम थक गए। चेयरमैन को तो छोड़िए, हम विधायक तक पहुँच गए, लेकिन हमारे रोड की कोई प्रयास किया नहीं जा रहा है। हम लोगों से ये रोड से इतना क्यों दुश्मनी है, क्यों हमारे तरफ ताका नहीं जा रहा है। अगर इस तरह रहा तो आगे की इलेक्शन में हम ये जन विरोधी करेंगे कि हमें ये ऐसा नेतृत्व चाहिए नहीं, क्योंकि जब हमारे तरफ ध्यान है ही नहीं तो हम इनको तरफ ताक के फायदा ही क्या होगा। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में मजदूर दिवस पर उपनल कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि सरकार लगातार उपनल कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आ चुका है, पर सरकार इसे अनसुना कर रही है और जल्दी उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहले भी हम बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं, हमारी सरकार से कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम जो हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, डबल बेंच से जो जीते हुए हैं, उस जब हमारे खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, 2 मिनट सुनिए,
जो सरकार ने हमारे खिलाफ SLP दायर की है उसको सरकार वापस ले ले। गुजारिश है, धामी जी से यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमें सम्मान वेतन दे, जिससे हम अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। जो नियमित कर्मचारी है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, हम कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य बने। मेरी उत्तराखंड सरकार से यही गुजारिश है। काशीपुर में अपनी वेतन संबंधी मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। बता दें कि LD भट्ट उप जिला चिकित्सालय में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी LD भट्ट उप जिला चिकित्सालय में यहाँ CMS का पद खाली है, जिसके चलते सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है। आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार के दौरान प्रदर्शन कर जबरदस्त नारेबाजी की। चिकित्सालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं मिला है, मार्च और अप्रैल का। इस संबंध में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को 1 सप्ताह पूर्व ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आजकल मजबूर होकर सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। 8 बजे से 12 बजे तक 3 दिन तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। अगर 3 दिन तक इसका समाधान नहीं हुआ तो फिर पूर्णकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली में PM मोदी से CM धामी की मुलाकात, 4 धाम यात्रा और जोशीमठ समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्र से हर संभव मदद का मिला आश्वासन। चारधाम यात्रा के बीच अव्यवस्थाओं से यात्री परेशान, बिगड़ते हालात पर विपक्ष का सवाल, आखिर कहां गायब हैं मंत्री सतपाल महाराज। नैनीताल हाई कोर्ट में हुई विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सुनवाई, सरकार से मांगा 4 हफ्तों में जवाब, 228 कर्मचारियों को किया गया था बर्खास्त। उत्तराखंड में आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच निकाय चुनाव पर छिड़ी जंग, OBC सर्वेक्षण में धीमी रफ्तार पर सवाल, कांग्रेस का आरोप चुनाव टालने की हो रही साजिश। और उत्तराखंड में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, पहाड़ से मैदान तक हो रही बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, येलो अलर्ट जारी।